कल आप लोगों को हमने एक क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। उसके आगे लिखिए, हम कल होमवर्क दिए नहीं आप लोगों को, टाइम ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा होमवर्क लिख लीजिए। कल हमने आप लोगों को क्या बताया, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैट्रिक को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना। मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि आप इक्लूडियन को सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल में चेंज करते हैं। इक्लूडियन का मतलब होता है कि इक्लूडियन को पहले आप रिमानियन में कन्वर्ट किए थे, ठीक है। रिमानियन में कन्वर्ट करने के बाद जैसे हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना बताया था, ठीक उसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया था, ठीक है। आपको ये बात बताई गई थी कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने के लिए जो भी पैरामीटर है, मान लीजिए एक पैरामीटर है हमारे पास ए आई जे, अगर एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है तो एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बार आई जे होगा, ठीक है। अब ये चाहे मेट्रिक के लिए लागू हो, चाहे कर्वेचर के लिए लागू हो, चाहे किसी भी क्वांटिटी के लिए लागू हो, हर बार काम आप यही करेंगे। ऐसे समझिए कि कोई भी चीज़ रहेगी, मतलब मेट्रिक रहेगा तो पहले इक्लूडियन को रिमानियन में कन्वर्ट करेंगे, रिमानियन को सिलेंड्रिकल या फिर स्पेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने कोऑर्डिनेट कन्वर्टेशन का आपको पार्ट समझाया था, बिल्कुल उसी के मुताबिक चलेंगे। फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना आप जानते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करेंगे, जो वैल्यूज़ आएगी डिफ्रेंशिएट करेंगे, मान रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ये कॉमन प्रोसीजर है। इसी पे एक क्वेश्चन और लिखिए, होमवर्क ही रहेगा, हम समझा के छोड़ देंगे। लिखिए स्पेरिकल वाले का आंसर जरा बोलिए तो हमको। होल स्क्वायर मतलब डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर स्क्वायर प्लस आर डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा डी फाई का होल स्क्वायर। आया था आप लोगों का? आपका आया है? कर लीजिएगा। क्यों नहीं होमवर्क हो रहा है? समय निकालिए, कॉलेज कुछ कम करिए, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो प्रॉपर होती नहीं है। जाके मत्था मार के करेंगे क्या? कोई नहीं बोलने वाला इस साल। सीधे कहिएगा यहाँ रहते ही नहीं थे, कहीं और रहते थे, बात खत्म हो गई। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए। हम भी कॉलेज नहीं जाते थे, कम जाते थे, प्रैक्टिकल करके भाग आते थे। चक्कर क्या है, पढ़ाई समझ में आए वहाँ की तो बहुत अच्छी बात है। जब नहीं समझ में आ रही है, कोचिंग के भीतर ही चलना, तो कोचिंग को लेके चलिए, कम से कम सेल्फ स्टडी का तो टाइम निकालिए, है ना। तो हम भी क्लास बहुत कम करते थे, क्योंकि हमको पता था हमको वहाँ जाने का मतलब केवल समय की बर्बादी। सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे कहाँ समय चला जाएगा पता नहीं चलेगा, इसलिए हम भी बहुत कम जाते थे। सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास ढंग का नोट्स है, ढंग की किताबें हैं, उठाइए, पढ़िए, कोई ताकत टॉप करने से नहीं रोक पाएगी। ये हम अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में हम बदनाम थे कि ये लड़की प्रैक्टिकल आती है, करती है, एक क्लास फॉर्मेलिटी में करती है और चल देती है। सुधीर सर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में हमको रोक करके बोलते थे, चना खाओगी? लो चना खाओ, घर नहीं जाना, जाओ क्लास में जाके बैठो। तब भी हम छुप छुपा के भागते थे। और तब सोचिए, वहाँ से यूनिवर्सिटी से यहाँ आते थे, यहीं साहबगंज में मेरा मैका था, आने का 1 घंटा, जाने का 1 घंटा, तो भैया पढ़ाई कब करेंगे? तो कॉलेज कम जाइए, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर जी आई जे नीचे की तरफ, कैलकुलेट द फंडामेंटल टेंसर जी आई जे एंड कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर जी आई जे एंड कॉन्जुगेट मतलब उल्टा होता है। कैमरा ऑन कर दिया था ना सर पढ़ाई पे? तो कैमरा ऑन की थी सर पढ़ाई पे। एंड कॉन्जुगेट मेट्रिक टेंसर जी आई जे for the one of Euclidean 3-dimensional space,
referred by पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। पहला सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या दिया है? आता भी खूब है। देखिए क्या कह रहा है, बिल्कुल पहला जैसा हमने होमवर्क दिया बिल्कुल उसी ट्रैक पे लगने वाला क्वेश्चन है, बस इसमें एक काम और बढ़ा दिया है। कह रहा है GIJ निकालना है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हमने केवल यहीं तक निकलवाया था। यहाँ तक निकलवाने का मतलब G11, G22, G33 और बाकी सबकी हेल्प से हमने G12, G21, G13, G31, G23, G32 निकलवाया था, याद आ रहा है? फिर हमने लिखवाया था DS² का मान, जो भी आया था वो लिखवाया था। ठीक है, क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद कहेंगे सिंस G⁻IJ इज इक्वल टू, G⁻IJ का मान आया था मेरे ख्याल से G1 का मान आया था 1, 0, 0, इसका मान आया था R 0, 0, 0, 0, इसका मान आया था R sin थीटा, जो होमवर्क दिए थे, है ना? यही आया होगा। G11, G⁻11 का मान 1, G⁻22 का मान R स्क्वायर और G⁻33 का मान थीटा, ये आया था। ऐसे लिख लेंगे उसको। ये लिखने के बाद आपको पता है कि किस तरीके से हम G⁻11 निकालेंगे। कहेंगे G⁻11 इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ G⁻11 इन G अपॉन G। सबसे पहले इसकी मॉड्यूलस वैल्यू निकाल के देखिएगा। मॉड्यूलस वैल्यू पता है, इस केस में इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आती है, मिलेगा R⁴ साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट निकाल सकते हैं। कॉन्जुगेट निकालना भी हमने पीछे बताया था। G⁻11 निकालेंगे तो आएगा को फैक्टर ऑफ G⁻11 इन G⁻ अपॉन G⁻। दिस इम्प्लाइज दैट G⁻11 इज इक्वल टू, इसका को फैक्टर निकालना है, इसको ढक देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मिलेगा R⁴ साइन स्क्वायर थीटा और G⁻ से डिवाइड करेंगे तो आएगा R⁴ साइन स्क्वायर थीटा। कट पिट करके इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। इसी तरह से G⁻22 निकालिएगा, G⁻33 निकालिएगा, सबको निकाल करके जो मान आए उसको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में रख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा ना? कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस खूब पूछे हुए हैं, बाद में ये ना हो कि हमने किया नहीं, हमने आया नहीं। कर लीजिएगा एकदम। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए। हाँ लिख लीजिए। ये सब फुल मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, ये सब आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। कल ही हम अपना YouTube देख रहे थे। YouTube पे पहले हम एक वीडियो डाल रखे थे DG में, यही इक्लूडियन को चेंज करना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। 3.2 के व्यूज़ है उस पर, 3200 के लगभग, मतलब 3200 के आगे भी उसमें पॉइंट पे तो दिखाता नहीं है, मतलब 3200 प्लस व्यूज़ थे। क्यों? क्योंकि इसको पढ़ाने वाला कोई है नहीं, कोई नहीं है, कहीं नहीं चलती है ये किताब। अभी आपके सर से यही बात ही हो रही थी कि ये किताब कहीं चलती ही नहीं है, बहुत रेयरेस्ट चलती है। निकाल लीजिएगा, यहाँ तक तो आएगा ही, सेम होगा। इसके बाद वाला प्रोसीजर हमने आपको बताया है, मतलब इसके बाद वाले प्रोसीजर में आपको यहाँ से काम करना है। ये जो वैल्यूज़ आई थी बार वाली,
ये सारी बार वाली वैल्यूज़ को आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद तभी तो आप कोफैक्टर निकालने में सक्षम होंगे। कोफैक्टर कब निकलेगा? जब डिटर्मिनेंट होगा। अगर डिटर्मिनेंट नहीं हुआ तो कोफैक्टर कितना भी हाथ पैर मार ले निकलेगा नहीं। होमवर्क करिए, एकदम उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि हाथ की जो लिखावट है इसमें जब तक घर पे नहीं लिखेंगे कुछ नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। अच्छे लोग इसमें मात खा जाते हैं। आपका बॉटल रह गया था कल यहाँ पे, है ना? हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट GIJ एंड GIJ। एक में GIJ नीचे होगा, एक में GIJ ऊपर होगा। GIJ, कैलकुलेट GIJ एंड GIJ, GIJ एंड GIJ फॉर a 3-dimensional space, for a 3-dimensional space whose fundamental form in the coordinate कोऑर्डिनेट लिखिए। इसमें कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है U1 U2 U3। इन द कोऑर्डिनेट x1 UVW, इन द कोऑर्डिनेट UVW is ds स्क्वायर, नीचे से लिखिएगा, ds स्क्वायर इज इक्वल टू a du स्क्वायर प्लस b dv स्क्वायर प्लस c dw स्क्वायर प्लस 2f du dv प्लस 2g dw du प्लस 2h। थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये v और w है, ये W और U है, ये U और V है। देख के लिखिएगा ध्यान से। AX, लेकिन सर्किल नहीं है, ये स्पेयर है, 3 डायमेंशन है। जनरल इक्वेशन ऑफ स्पेयर। हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आप x1 x2 x3 लिया करते थे, ठीक है, x1 x2 x3 लेते थे, उसको हमने चेंज कर दिया है इसमें UVW में। तो जहाँ x1 x2 x3 देखेंगे वहाँ पे आप क्या कर देंगे? UVW। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आप जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ds स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ dxi dxj। होमवर्क है, देख लीजिए कैसे होगा। सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, फिर कहेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय दिस, तो देखिए क्या मिलेगा। G11 इज इक्वल टू, थोड़ा सा और ठीक कर लीजिए, इस इक्वेशन को हम लिख रहे हैं ds स्क्वायर इज इक्वल टू a du का स्क्वायर। आपको पता है इसमें कुल मिलाकर के 9 टर्म्स आने चाहिए, 9 टर्म नहीं है तो 9 टर्म में कन्वर्ट करिए। c dw का स्क्वायर, ये तो 3 टर्म हो गए। अब कहते थे इसको आधा कर दो, इसको आधा करेंगे तो आपको मिलेगा f और f। एक बार f के साथ लिखेंगे dv dw
और एक बार F के साथ लिखेंगे DW/DV, ठीक। फिर इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो आएगा G DW/DU, फिर आधा करेंगे तो G DU/DW, प्लस इसको आधा करेंगे तो H DU/DV प्लस H DV/DU। क्लियर है? अब जब इससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, तो देखिए क्या मिलेगा। ये इक्वेशन हम एक्सपेंड फॉर्म में जरा लिख के दिखा दें। DS² = G11 DX1 DX1, ठीक है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। फिर प्लस 22 G22 DX2 DX2, ठीक, प्लस G33 DX3 DX3, प्लस G12 DX1 DX2, प्लस G13 DX1 DX3, प्लस G21 DX2 DX1, प्लस G23 DX2 DX3, प्लस कैच करना देखिएगा 1 1 2 2 3 3, 1 को कांस्टेंट माना 1 2 1 3, 2 को कांस्टेंट माना 2 1 2 3, अब 3 को कांस्टेंट मानेंगे 3 1 प्लस 3 2, ठीक है। फिर देखिए दिस इम्प्लाइज DS² = G11, x1 की जगह है हमारे पास u, x1 की जगह है u, तो du × uu मतलब du का स्क्वायर, प्लस G22 x2 की जगह है v, dv × dv मतलब dv का स्क्वायर, प्लस G33 x3 की जगह है w मतलब dw का स्क्वायर, प्लस G12 du dv, प्लस G13 du dw, प्लस G21 dv du, प्लस G23 साथ में है DX2 की जगह dv dw, ठीक है, प्लस G31 DX3 की जगह है dw du, प्लस G32 dw dv। हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, इसको इसमें कन्वर्ट किया। अब आप इस इक्वेशन और इस दिए गए इक्वेशन को बहुत आराम से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो आपको G11 का मान मिलेगा, G11 = A, G22 = B, G33 = C, ठीक है। आगे बढ़े, उसके बाद है du dv, ये रहा du dv का कोफिशिएंट h, G12 = h, सिमेट्रिक होने के नाते G21। गलती एग्जामिनेशन में आप लोग कहाँ करते हैं, इसको आधा नहीं करते हैं, सबसे ब्लंडर मिस्टेक, बिना इसको आधा किए तुरंत कंपेयर कर देते हैं हड़बड़ाहट में। इसमें हमेशा 9 टर्म होंगे इन द केस 3 डायमेंशन, तो ये दिमाग में गांठ बैठा लीजिए कि सबसे पहले इसमें देखना है कि 9 टर्म्स है या नहीं है, तो तुरंत इसको आधा आधा करके 9 टर्म्स में कन्वर्ट करना है, वरना सबसे ब्लंडर मिस्टेक यही होती है। उसके बाद है G23 का मतलब हो गया V और W का कोफिशिएंट, V और W का कोफिशिएंट कितना है F, तो यहाँ पे मिलेगा =F G32, और उसके बाद G13 HF G = G31।
अब बताइए जी आ गया, इसका रेसिप्रोकल नहीं निकाल पाएंगे, तुरंत इसकी हेल्प से एक डिटर्मिनेंट बनाइएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के देखिएगा, इक्वल टू 0 तो नहीं है, और जब इक्वल टू 0 नहीं होगी तो सीधे वो निकाल लीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं जी आई जे का, तो जी के बराबर लिखते हैं, है ना। जी ऑलरेडी इसमें आया हुआ है क्वेश्चन में, तो जी मत लिखिएगा बल्कि इसको जी डैश लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने क्या कहा, मॉड जी आई जे, मॉड में जी आई जे किसके बराबर होता है, जी के, लेकिन जी सफिक्स यहाँ पर आया हुआ है तो जी मत यूज करिएगा इस क्वेश्चन में, जी डैश यूज करिएगा। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। पहली इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि चेक करिए दिए हुए इक्वेशन में नॉट टर्म है या नहीं, नॉट टर्म नहीं है तुरंत उसको स्प्लिट करके नॉट टर्म्स बनाइएगा। कंपेयरिंग में x1 x2 x3 की जगह क्या आएगा, u v w, मतलब पहले इस इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये कह करके कि सिंस u v w इज इक्वल टू इतना, ठीक है। उसके बाद जब कंपेयर करेंगे तो ये सारे मान मिलेंगे, इसको हम जैसे ही डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे और मॉड्यूलस वैल्यू निकालेंगे तो मॉड वैल्यू किसके बराबर होती है, जी के, लेकिन जी इसमें नोटेशन यूज हुआ है तो उसको जी ना मान करके क्या लिखेंगे, जी डैश, ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज्ड ना हो। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसलिए ये क्वेश्चन अनसॉल्व में चेक करिएगा कितनी साल आया हुआ है, और लगभग बच्चे गलत करके आते हैं इतने आसान क्वेश्चन को, ठीक है। तो हिंट की तौर पर उतार लीजिए और घर से करिए। तो सबसे पहले लिखिएगा ये लाइन इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद लिखिएगा इसको कन्वर्ट करके इक्वेशन नंबर 2, ठीक। फिर लिखिएगा सिंस वी नो दैट, ये तीसरी लाइन ये होगी। उसके बाद इसको कन्वर्ट करिएगा इस चौथी लाइन में, चौथी लाइन को कन्वर्ट करिएगा पांचवी लाइन में। उसके बाद इसको और इसको कंपेयर करके ये छठवीं लाइन लिखिएगा। छठवीं लाइन लिखने के बाद यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट बना के ये सातवीं लाइन लिखिएगा। सातवीं लाइन लिखने के बाद इसको आठवीं लाइन मानिएगा, और उसके बाद आप इसका इन्वर्स निकालना जानते हैं। हम सबकी नंबरिंग कर दिए कि कौन सी लाइन पहले कौन सी बाद में लिखाएगी, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। जानती हैं जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो नहीं आते हैं, वो सोचते हैं वीडियो मंगा लेंगे, लेकिन हमको लगता है काम बढ़ जाता है, बैठ के उसको लिखते भी तो होंगे। सबसे बड़ा हेडेक क्या ऐसे क्या है, क्लास आ गए, क्लास आने के बाद तो झक मार के वो कोर्स कंप्लीट होगा ही होगा, कम से कम घर जाने के बाद पढ़ने का टाइम मिलता है। लेकिन घर पे अब वीडियो जाए, पहले अपलोड होती है 7:30 8 बजे तक, लिंक पहुंचता है, फिर कब लिखते हैं तो सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्लास करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आएंगे वो ठीक बात है, हम भी मजबूरी समझते हैं भाई, देखो फेस्टिवल का टाइम है, कोविड का टाइम है, दोनों ही बात है।
हो जाए तो बताइए। कहीं पे भी लिखिए, बस कर लीजिएगा, वरना नोट्स में इंक्लूड रहना चाहिए। आज पढ़ा के आपकी छुट्टी हो रही है, ठीक है। अब मुलाकात होगी आप लोगों से 17 तारीख को, ठीक है। कल धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उसके नेक्स्ट दिवाली मीट, उसके बाद एक दिन विसर्जन होता है लक्ष्मी जी का, तो यही रूट है हमारा, ठीक है। तो उस दिन भी आप लोग निकल नहीं पाएंगे 17 तारीख से वापस से, और छठ की कोई छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि छठ का जो भी कार्यक्रम होता है सुबह या शाम में होता है, उस दिन थोड़ा जल्दी करके आ जाइएगा। अब उसके बाद दशहरे के बाद आपके सर भी 2 घंटे की क्लास लेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने LPP चूँकि सेकेंड ईयर में आ गया है, तो अब सेकेंड ईयर के जब बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे LPP, तो उसमें आप लोग भी बैठ के अपना पढ़ लेंगे। तो हो सकता है आपकी क्लास 4 घंटे की भी हो, 5 घंटे की भी हो, ठीक है। जिस दिन LPP चलेगा उस दिन आपको सेकेंड ईयर के साथ बैठना पड़ेगा। 2 घंटा हम, 1 घंटा सर, तो 4 से 5 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। हम ये काउंट ही नहीं कर रहे हैं कि LPP आप लोग का पेपर, हम यही मान के चल रहे हैं LPP सेकेंड ईयर का है। जिस दिन सेकेंड ईयर में चलेगा आप लोग को बैठना पड़ेगा। हो गया भाई, आपका हो गया मुकेश? हो गया भाई? ध्यान आ रहा होगा आप लोग को, एक बार हम एक थ्योरम कराए थे इंडिपेंडेंट कंपोनेंट वाला। क्या है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कोई टेंसर है तो उसके नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, एक में रिजल्ट आया था n+1/2, एक में रिजल्ट आया था n(n-1/2), है ना। तो उसमें बताए थे कि जो आपका सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक वाले में आपका रिजल्ट मिलता है n(n+1/2), स्क्यू सिमेट्रिक वाले में मिलता है n(n-1/2). इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का मतलब बताए थे, इंडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे पर निर्भर ना करता हो, ठीक है। सेम वही चीज़ आज हम लोग GIG के लिए पढ़ेंगे। हम चाह रहे थे कि GIG हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखवा दें और आप लोग बुक से अगर कर लें तो बहुत आराम हो जाएगा। रीज़न क्या है, कोई नई चीज़ तो है नहीं, GIJ भी सिमेट्रिक है और हमने AIJ पे कराया था, AIJ भी सिमेट्रिक है। तो बिल्कुल उसी थ्योरम को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, AIJ की जगह GIJ बना करके। हो जाएगा आपका?
हम बोल रहे हैं थ्योरम और वो चैप्टर में दिखा भी दे रहे हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, लिखिए इसके बाद थ्योरम एक लिखिए, प्रूव दैट द नंबर ऑफ independent components of a fundamental metric tensor Gij is n plus 1/2 n plus 1/2। किसका काम कंप्लीट है? आप लोग में काम कंप्लीट है? दीजिए। लाइए टेंसर अलजेब्रा चैप्टर खोलिए, लाइएगा, दीजिएगा, हम निकालें। टेंसर अलजेब्रा में एक थ्योरम कराया था। टेंसर अलजेब्रा में आप लोगों को एक थ्योरम कराया गया था। इसके पहले वाले चैप्टर में कराए थे शायद, क्या? टेंसर अलजेब्रा के मेरे ख्याल से पहले वाले में था। जहाँ पे आप लोगों को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर पढ़ाए थे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर के ठीक बाद एक थ्योरम कराए थे कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स फॉर अ सिमेट्रिक टेंसर इज n plus 1/2। वहाँ पे हमने टेंसर लेकर के चला था Aij और यहाँ पे टेंसर है हमारा Gij। आपको पता है कि Gij कैसा टेंसर होता है? सिमेट्रिक होता है। तो जो सिमेट्रिक वाला थ्योरम है उसको यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा, बस Aij की जगह Gij कर दीजिएगा। कर लेंगे? बाकी आप बुक में भी हेल्प ले सकते हैं, बुक में भी ये थ्योरम दिया गया, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद से कर लीजिएगा। किस चैप्टर में है? नाम क्या है चैप्टर का? जो कोऑर्डिनेट बदलने वाला, हाँ, बड़ा वाला क्वेश्चन था, उसी के जस्ट बाद में हमने जो एक देखा था। हाँ, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जहाँ समझाए हैं, ठीक जस्ट उसी चैप्टर में ये आपका है। ठीक है, तो सब कोई कर लीजिएगा, क्योंकि ये ना हो कि एक तो मैम इंपॉर्टेंट पढ़ा रही हैं, उसमें जो होमवर्क दे रही हैं छोड़ दिए और एग्जाम में आ गया तो मैम ने पढ़ाया नहीं है। जितना पढ़ा रहे हैं बस पेपर उसी में से बनना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो उसमें अगर कोई होमवर्क दिया जा रहा है तो अब उसको आपको नहीं छोड़ना है। हमने अभी तक आपसे ये किसी दिन नहीं कहा कि बुक लाइए, बुक से हम मार्क करा रहे हैं। क्यों? जितना पढ़ा रहे हैं उसी से पेपर आना है। तो जितना बोले होमवर्क वो भी आपकी कॉपी में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, लेंथ ऑफ अ कर्व इन अ रीमानियन स्पेस। लेंथ ऑफ अ कर्व हेडलाइन है। अब यहाँ पे 5-6 डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग क्रिस्टोफर सिंबल पे जाएंगे। ठीक है, नहीं क्यों? Gij क्या होता है? सिमेट्रिक। तो केवल कौन सा केस लेंगे? सिमेट्रिक। चूंकि Gij आपका सिमेट्रिक होता है तो केवल सिमेट्रिक वाला थ्योरम आपको करना है, और सिमेट्रिक वाले में ही आपको n plus 1/2 कराया गया था। ठीक है, इन अ रीमानियन स्पेस, लेंथ ऑफ अ कर्व इन अ रीमानियन स्पेस। लेंथ ऑफ अ कर्व इन अ रीमानियन स्पेस मतलब रीमानियन स्पेस में किसी कर्व की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, अब हम वो पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पहले की वीडियोस में है। ठीक है, लेकिन ठीक है, पढ़ाना है तो मतलब पढ़ाना है। मान ले रहे हैं ये हमारा कोई कर्व है C। इस कर्व की हमको लेंथ निकालनी है।
इस कर्व का इक्वेशन है xi इज इक्वल टू xit, मतलब इस कर्व का इक्वेशन किस पैरामीटर के फॉर्म में लिखा गया है, t पैरामीटर के फॉर्म में लिखा गया है। तो इस कर्व की लेंथ निकालने के लिए पहले इस पे हम दो पॉइंट्स लेंगे जो कि एक दूसरे से इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पे होंगे। जनरली किसी भी कर्व की लेंथ निकालनी हो तो आप लोगों ने पढ़ा है कर्व ट्रेसिंग में, उस कर्व पे एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, उस पोर्शन की लेंथ निकालते हैं और जैसे इस पोर्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे कर्व की लेंथ निकल आती है। ये आप लोगों का पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने दो इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट्स ले लिए P और Q, जिनके बीच की दूरी बहुत छोटी है, इसलिए इसको हम मान रहे हैं कि ये ds है। ठीक है, ये कर्व था, कर्व का इक्वेशन है xi इज इक्वल टू xit, जहाँ i का मान 1 से n तक होता है। इस कर्व की लेंथ निकालनी है, इसके लिए हमने इस पे दो बहुत नज़दीक के पॉइंट्स ले लिए, नेबरिंग पॉइंट्स जिनको कहते हैं P और Q। दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी ds है। चूंकि ये दोनों पॉइंट्स आपस में बहुत नज़दीक है, नेबरिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए इनके बीच की दूरी इनफाइनाइटली स्मॉल है, इसीलिए उसको s ना लेकर के क्या लिखे, ds लिखे हैं। मान ले रहे हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xi, चूंकि दोनों बहुत पास हैं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है xi प्लस dxi। ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर हम मान ले रहे हैं कि t है या t0 है और यहाँ पे पैरामीटर मान ले रहे हैं कि t1 है। एक जगह पैरामीटर क्या है t0, दूसरी जगह पैरामीटर क्या है t1। बनाइए। रिफर्ड मीन्स जैसे हम किसी डॉक्टर को आपको रिफ़र कर दें, रिफ़र कर दें मतलब हम रेफरेंस दे दें, रेफरेंस दे दें मतलब उसके सापेक्ष, संदर्भ में। मतलब उसके सापेक्ष, मतलब उसको हमने मानक मान लिया है। टफ होता है। हम जब YouTube पे पढ़ाना शुरू किए थे तो इंग्लिश में लेक्चर लेते थे। स्टार्टिंग के जब एकदम लेक्चर देखेंगे आप लोग 4-5, जब मेरे पास बोर्ड भी नहीं था तब हमने इंग्लिश में लेक्चर लिया। फिर वही बात है ना, अपने गोरखपुर के बच्चे मैम हिंदी में बोला करिए, जबकि YouTube चैनल हिंदी के लिए है ही नहीं, वो इंग्लिश के लिए ही है, क्योंकि वो आपका वर्ल्ड वाइड है और इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड चलती है, हिंदी नहीं चलती है। क्या करें, अब मेरे पास समझ लीजिए मेरे 38% सब्सक्राइबर्स पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के वो सब्सक्राइबर्स जो हैं उसमें से इतने सब उनको मैसेज करते हैं, मैम ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। क्या चार्ज हुआ? तो पहले तो हम बेवकूफ़ थे, क्योंकि भाई ये लॉकडाउन का टाइम है तो ये होता था कि भाई करेंसी, बाहरी करेंसी इंडिया में नहीं आ सकती है, ये नियम है। क्योंकि अगर बाहरी करेंसी इंडिया में आएगा और आप किसी तरह से पकड़ा गए तो वो मतलब देशद्रोही हो सकते हैं। बाद में हमने कुछ अपने रिलेटिव से पता किया जो फॉरेन में रहते हैं, क्या है ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में आप करेंसी का लेन देन कर सकते हैं। तो अगर पहले जैसे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछता था तो बेवकूफ़ों की तरह कहती थी कि नहीं हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। अब कोई बोले तो कहो हम इतना चार्ज लेंगे, अब हमको दीजिए। हम के यार अब 2-4 क्वेश्चन के लिए ना लगता है कि क्या कोई पैसा ले, ठीक है किसी की मदद हो गई। चलिए अब देखिए, आपको पता है, आपने पढ़ा है ds² इज इक्वल टू GIJ dxi dxj, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पैरामीटर क्या है t, सब कुछ किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, t के रिस्पेक्ट में। दोनों पक्षों में t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जरा देखिएगा, ds/dt का होल स्क्वायर, इसका मतलब ds यहाँ पे 2 बार था तो
तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के चक्कर में dt भी कितनी बार आ गया, 2 बार, तो इधर भी 2 बार आना पड़ेगा, 2 बार लाएंगे इज इक्वल टू जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी इंटू डी एक्स जे बाई डी टी। दिमाग में चल रहा होगा, इसको मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया है ना, इसको इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं किए, आगे एक रिक्की थ्योरम पढ़ाएंगे उसमें पता चलेगा ये कोवेरिएंटली कांस्टेंट होता है। अगर ये कांस्टेंट है, चूंकि ये मेट्रिक है, मेट्रिक का मतलब होता है दूरी, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम पहले ही क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू अंडर रूट जी आई जे डी एक्स आई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी। हमको तो पूरे कर्व की लेंथ चाहिए, पूरे कर्व की लेंथ चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, t0 से t1 के बीच में जो लिमिट दी रहेगी। भाई कर्व तो इनफाइनाइटली स्मॉल, इनफाइनाइट तक भी जाते हैं। जैसे ये हमारा पैराबोला, हम क्या इसकी लेंथ बताओ, नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये कर्व कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, तो इसके छोटे से हिस्से की तो हम लेंथ पूछेंगे। फिर जैसे मान लीजिए हमने बनाया हाइपरबोला, हाइपरबोला में भी कर्व कहाँ टेंड कर रहा है, इनफाइनाइट पे, तो कैसे हम उसकी लेंथ बताएंगे। जो क्लोज्ड कर्व है उसकी तो लेंथ बता देंगे, जैसे सर्किल हो गया, इलिप्स हो गया, लेकिन जो कर्व क्लोज्ड नहीं है उसकी लेंथ का मतलब होता है उसके किसी भाग की लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कर्व क्लोज्ड नहीं है तो इसकी लेंथ का मतलब इसके किसी भाग की लेंथ, इसके भाग की लेंथ बताएंगे तो आपको मिलेगा, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो मिलेगा डी एस बाई डी टी, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी के, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t0 से t1 इज इक्वल टू इंटीग्रल जी आई जे डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और लिमिट है इसकी t0 से t1। पता है ये कट पिट जाएगा, इसकी लिमिट केवल s आएगी, भाई क्यों कट जाएगा ना, टोटल डिफरेंशिएशन से केवल क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रल t0 से t1 लिमिट जी आई जे, इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स आई डॉट, इसकी जगह लिख सकते हैं एक्स जे डॉट विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। बुक में है नहीं ये डेरिवेशन, हम अपने पास से कराएं, ठीक है। किसी भी बुक में ये डेरिवेशन नहीं दिया गया, हमने अपने पास से बताया कि ये कैसे निकाला जाता है, ठीक है। उतार लीजिए इसको, डी एस की जगह एस मान लीजिएगा, हाँ स्मॉल है, थोड़ा सा लिख लीजिए इसमें, लिखिए द लेंथ स्मॉल एस, द लेंथ स्मॉल एस ऑफ एन आर्क, ऑफ एन ए एन एन आर्क, ऑफ एन आर्क joining the points, joining the points कैपिटल P ब्रैकेट में एक्स आई, कैपिटल P ब्रैकेट में एक्स आई एंड कैपिटल Q, एंड कैपिटल Q ब्रैकेट में एक्स आई प्लस डी एक्स आई, ब्रैकेट में एक्स आई प्लस डी एक्स आई, एक्स आई प्लस डी एक्स आई which correspond to the value, which correspond to the value, which correspond to the values t0 and t1, t0 and t1 of the parameter t, of the parameter t is defined as, is defined as, is defined as, उतार लीजिए पूरा,
सीटेट के लिए चंद्रा यहीं पे। फेमस है इलाहाबाद में। और एक मानसी में पढ़ाती है दिल्ली की यूट्यूब पे, वो इंग्लिश में पढ़ाती है, अब वो हिंदी पढ़ाता है। मतलब तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मतलब फेमस कोचिंग है, बहुत बेस्ट है। यूट्यूब जैसे कोई भी चीज़ यूनिवर्सल है ये, तो यूनिवर्सल चीज़ों में जो चीज़ यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो, नहीं हम वैसे जैसे जनरली बता रहे हैं, जो यूट्यूब पे एप्लीकेबल होगा वही चल पाएगा। अब क्या है, भारत की मातृभाषा हिंदी, फिर भी लोग यहाँ अंग्रेज़ी के लिए जी प्राण दिए पड़े हैं। आप कितनी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाइए, इंग्लिश का बोलबाला, ठीक है। और तो और छोड़िए, आप अपने बच्चे का ही एडमिशन कराएंगे तो वहाँ कराएंगे जहाँ इंग्लिश फ्लुएंट बोली जाए। क्यों? क्योंकि उसी की दरकार आ गई है। आप नेट यूज़ करेंगे, हिंदी में नहीं है, सब इंग्लिश में है। अगर आपको नहीं आता है इंग्लिश तो आप कैसे यूज़ करेंगे? तो ठीक है, अब क्या किया जाए। इसमें लॉकडाउन चल रहा है तो यूट्यूबर मतलब फ्री क्लास ले रहे थे सब, तो अपने चैनल पढ़ाते हैं। दरअसल यूट्यूब का काम बहुत लंबा काम है, हमने पता किया था इसके बारे में। वो बहुत लंबा प्रोसीजर है। लंबा मतलब फिर आप उसके दिन भर में उसके अलावा फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह की जो क्लासेस चलती हैं उसमें एक दिन में खूब वीडियोस डलते हैं, फिर उसकी ऑनलाइन क्लास भी चलती है, रिकॉर्डेड वीडियोस भी होता है, रेज हैंड का ऑप्शन होता है, डाउट क्लासेस होती हैं, नोट्स PDF होता है, तो बहुत सारा काम है ये। लाइव चैनल बहुत नेट इशू रहता है। बहुत लंबा प्रोसीजर है। फिर उसके लिए आपको पूरा एक ट्रैक बनवाना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर, वो सब चीज़ का भी अमाउंट हमने पता किया था, लेकिन हमको बहुत समझ में नहीं आया। चक्कर क्या है, जो बहुत ज़्यादा इसमें घुसा हुआ हो वो तो करे तब तो ठीक है, नए लोग नहीं टिक पाएंगे अभी। हो गया भाई। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इसमें, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ अ वेक्टर। 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 चलिए अब इसके हिस्से कर करके पढ़िए। पहले तो मैग्नीट्यूड या लेंथ निकालना है किसका? वेक्टर का। वेक्टर के बारे में क्या क्या जानते हैं, सोचना शुरू करिए। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें इंडेक्स जो होंगे एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जाए तो कितने इंडेक्स आएंगे इसके ऊपर? एक इंडेक्स आएगा। एक इंडेक्स या तो ऊपर आएगा या तो नीचे। इसका मतलब इसकी कितनी कैटेगरी हो गई? दो, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर। तो हम भी दो कैटेगरी में इसकी स्टडी करेंगे। मान ले रहे हैं पहली कैटेगरी है कंट्रा वेरिएंट वेक्टर की, कंट्रा वेरिएंट वेक्टर, और दूसरी कैटेगरी है कोवेरिएंट वेक्टर। ठीक है, मान ले रहे हैं कोई कंट्रा वेरिएंट वेक्टर है हमारे पास ui और कोवेरिएंट वेक्टर है हमारे पास vi। हमको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए कि क्या मैग्नीट्यूड होगा। अभी आपने कहा कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, i तो डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो कहते हैं मान लो इसका मैग्नीट्यूड u के बराबर है, कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड v के बराबर है, तो कहते हैं इसका मान आता है, चूंकि ये ऊपर है और मैग्नीट्यूड केवल कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन कौन बताता है? इंडेक्स, और मैग्नीट्यूड एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है।
तो आपको इसको इंडेक्स फ्री करना पड़ेगा। इंडेक्स फ्री करने के लिए चूंकि इसका इंडेक्स ऊपर है तो जी आई जे में नीचे ले लेते हैं और कहते हैं यू आई यू जे अंडर रूट में इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट है इसीलिए हमने इस पर कोई इंडेक्स नहीं लगाया है। अब आपको ये सोचना है कि हम इसको किस तरीके से लिख करके बैलेंस करें कि ये इंडेक्स फ्री हो जाए। तो हमने कहा भाई इसके ऊपर इंडेक्स ऊपर आया था तो हमने इसको बैलेंस करने के लिए इसमें इंडेक्स नीचे ले लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कहेंगे कि इसमें इंडेक्स कहाँ आया है, नीचे। इसको इंडेक्स फ्री बनाना है तो बैलेंस करने के लिए आपके इंडेक्स कहाँ ले लेंगे, ऊपर, जी आई जे वी आई वी जे अंडर रूट में। तो किसी भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं और कोवेरिएंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं। कंट्रावेरिएंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जी आई जे मतलब फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर का यूज करते हैं, जबकि कोवेरिएंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसके रेसिप्रोकल का यूज करते हैं। अब ये दोनों क्वांटिटी कट के इंडेक्स फ्री हो गई। इंडेक्स फ्री जो मान आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वही न्यूमेरिकल वैल्यू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताएगी। ये भी कट पिट करके इंडेक्स फ्री हो गया। इंडेक्स फ्री होने का मतलब जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी मतलब वो भी उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, लिखिए इस चीज को। अब लिखिए द लेंथ और मैग्नीट्यूड, द लेंथ और मैग्नीट्यूड small u of a contravariant vector whose component is ui, whose component is ui is defined as ये लिख लीजिए डब्बे में, हो गया। लाइन चेंज करके लिखिए सिमिलरली द लेंथ स्मॉल v of a covariant vector whose component is vi, I नीचे की तरफ, whose component is vi, I नीचे की तरफ is defined as ये डब्बे में लिख लीजिए। हो गया भाई। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए यूनिट वेक्टर। पढ़ा है पहले कभी आप लोगों ने? बाबा रे, तो हम नहीं पढ़े। कहते हैं ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अगर ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1। दैट इज u की वैल्यू कितनी होनी चाहिए,
1। अगर ये कोवेरिएंट वेक्टर यूनिट वेक्टर होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होना चाहिए 1, दैट इज v इज इक्वल टू 1। यहाँ देखिए u इज इक्वल टू 1 होने का मतलब u का मान है हमारे पास अंडर रूट जी आई जे यू जे इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो आएगा जी आई जे यू जे इज इक्वल टू 1। कोवेरिएंट के केस में आपने कहा था कि कोवेरिएंट का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 1। देखिए यहाँ पे दिस इम्प्लाइज दैट मिलेगा आपको जी आई जे वी जे इज इक्वल टू 1। वर्ग करेंगे तो आएगा जी आई जे वी जे इज इक्वल टू 1। क्या मतलब हुआ कि कोई भी कंट्रावेरिएंट वेक्टर यूनिट वेक्टर तब बनेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कोई भी कोवेरिएंट वेक्टर यूनिट वेक्टर तब बनेगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर हमने कहा कि ए आई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर कब होगा तो कहिएगा इसकी कंडीशन है जी आई जे ए जे इज इक्वल टू 1। हमने कहा कोई कोवेरिएंट वेक्टर है, ये कब यूनिट वेक्टर होगा तो कहिएगा इसकी कंडीशन है जी आई जे बी जे इज इक्वल टू 1। That means these are the condition for a given contravariant and covariant vector to be a unit vector। ठीक है, ये conditions है दोनों, अभी questions में खूब यूज होंगी। ठीक है, लिखिए a covariant vector unit vector में लिखिए, unit vector हेडलाइन है, हेडलाइन है यूनिट वेक्टर। लिखिए इसमें a covariant vector whose component is ui, आई नीचे है क्योंकि कोवेरिएंट है, whose component is ui is said to be unit vector जरा सा ठीक कर लीजिएगा। a covariant vector whose component is vi कर लीजिए क्योंकि हमने vi पे समझाया है। whose component is vi is said to be unit vector if ये 3 लाइन लिखिए, हो गया। लाइन चेंज करके लिखिए सिमिलरली a contravariant vector whose component is ui is said to be unit vector if ये 3 लाइन लिखिए,
हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए नल वेक्टर। नल वेक्टर नेक्स्ट हेडलाइन है नल वेक्टर। क्या होता है नल वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो। तो कोई भी कॉन्ट्रा वेरिएंट वेक्टर नल वेक्टर तब कहलाएगा जब उसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो हो। मैग्नीट्यूड जीरो होने का मतलब u इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट अंडर रूट जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू जीरो। दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो जी आई जे यू आई यू जे इज इक्वल टू जीरो। फिर देखिए आगे कहेंगे कोई भी कोवेरिएंट वेक्टर है नल वेक्टर तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो। जीरो मतलब v इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जी आई जे वी आई वी जे इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दैट जी आई जे वी आई वी जे इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, खासियत समझ लीजिए। कुछ जगहों पे हम इसको ऐसे यूज करेंगे, ठीक, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जीरो के बराबर, आइदर दिस वन इज इक्वल टू जीरो और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। आपको पता है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो कुछ जगहों पे इसी चीज़ को हम ऐसे यूज करते हैं यू आई यू जे इज इक्वल टू जीरो। तो कभी हम ऐसे यूज करेंगे कभी हम ऐसे यूज करेंगे, टेंशन में आने की जरूरत नहीं कि क्या हो गया। बहुत सी जगहों पे ये लिखाता है, बहुत सी जगहों पे ये लिखाता है। ठीक है, लिखिए लिखिए आ कोवेरिएंट वेक्टर whose component is a covariant vector whose component is vi I नीचे, whose component is vi I नीचे is said to be null vector if ये 3 लाइन लिखिए, ये 3 लाइन लिख लीजिए। हो गया? हो गया भाई, आगे बढ़े। अमृता लाइन चेंज करके लिखिए सिमिलरली a contravariant vector whose component is ui I ऊपर की तरफ, whose component is ui I ऊपर की तरफ is said to be null vector if ये 3 लाइन लिखिए, ये तीनों लाइन लिख लीजिए। हो गया भाई? हो गया। नेक्स्ट लिखिए, इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें से एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक भी क्वेश्चन बुक में नहीं है। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन अ रीमानियन स्पेस। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन अ रीमानियन स्पेस। Angle between two vectors in a Riemannian space. Angle between two vectors
in a Riemannian space, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इन अ Riemannian स्पेस। मान ले रहे हैं Vn हमारा Riemannian स्पेस है। Riemannian स्पेस इसका मतलब ds² इज इक्वल टू Gij dxi dxj। जैसे ही हम Riemannian स्पेस बोले अपने दिमाग में बैठा लीजिए ds² इज इक्वल टू Gij dxi dxj। आगे हमसे कह रहा है कि इसमें हम दो वेक्टर्स लेंगे। मान ले रहे एक वेक्टर u है, दूसरा वेक्टर v है। चूंकि वेक्टर की बात किए हैं तो उसके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक कंट्रावेरिएंट होगा, एक कोवेरिएंट। अगर इन दोनों का कंट्रावेरिएंट हम निकालें तो दोनों का कंट्रावेरिएंट हमको मिलेगा ui और vi। कोवेरिएंट निकालेंगे तो कोवेरिएंट में हमको एक मिल जाएगा ui और दूसरा क्या मिलेगा vi। हमको इन दोनों के बीच का एंगल्स निकालना है। Riemannian स्पेस में दो वेक्टर थे u और v। चूंकि ये दोनों वेक्टर हैं तो उसके दो ही कंपोनेंट होंगे, एक कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट होगा और एक कोवेरिएंट कंपोनेंट। तो दोनों के बीच में हम बारी बारी से एंगल को डिफाइन कर रहे हैं। मान रहे हैं दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो थीटा है। तो कहते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, चूंकि इसमें इंडेक्स ऊपर है, आपको पता है cos थीटा चाहे cos 30 डिग्री निकालिए, 0 डिग्री निकालिए, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0। कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ होने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होने का मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स फ्री होनी चाहिए। ठीक है, चूँकि इसमें इंडेक्स ऊपर है तो अगर हमको इसको इंडेक्स फ्री बनाना होगा तो जाहिर सी बात है नीचे लेना पड़ेगा। वही पहले वाली चीज़, कंट्रावेरिएंट को इंडेक्स फ्री बनाएंगे तो इंडेक्स नीचे लेंगे, कोवेरिएंट को इंडेक्स फ्री बनाएंगे तो इंडेक्स ऊपर लेंगे। ठीक, अपॉन अंडर रूट में Gij ui uj अंडर रूट में Gij vi vj। इसको देखिए, अंडर रूट में Gij ui uj अंडर रूट में Gij vi vj। इंडेक्स फ्री, इंडेक्स फ्री, इंडेक्स फ्री, that means it represents a constant। index free, index free, index free, that means it also represents a constant। ठीक है, लिखिए लिखिए द एंगल बिटवीन two vectors, the angle between two vectors u and v, small u and small v, in a Riemannian space Vn, in a Riemannian space Vn, in a Riemannian space Vn for contravariant component, for contravariant component, for contravariant component, ये ui and vi, for contravariant component ui and vi is defined as ये वाला फॉर्मूला।
हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, सिमिलरली द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, similarly the angle between two vectors whose covariant component are ये u i and v i, दोनों में i नीचे, u i and v i is defined as नीचे वाला फॉर्मूला, हो गया भाई। आगे बढ़े। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है? जब दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, या किसी कर्व पे खींचे गए दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वो चीज़ ऑर्थोगोनैलिटी को शो करती है ना। देखिए मान ले रहे हैं u और v दो वेक्टर्स हैं। अगर दो वेक्टर्स है तो उसके कितने कंपोनेंट होंगे? दो। पहला वाला क्या होगा? कंट्रावेरिएंट, और दूसरा वाला क्या होगा? कोवेरिएंट। पहले में कोवेरिएंट और दूसरा कंट्रावेरिएंट, और एक क्या हो गया हमारा? कोवेरिएंट। ये दोनों ऑर्थोगोनल तब कहलाएंगे जब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, कॉस थीटा का मान यहाँ दिया गया है। जैसे हम इसको इक्वेट टू 0 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, और केवल हमको मिल जाएगा GIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। ये है दोनों कोवेरिएंट कंपोनेंट। कोवेरिएंट कंपोनेंट में भी हम कहेंगे कि अगर इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 एंड द वैल्यू ऑफ कॉस 90 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू ये दी गई है इस केस में। जैसे इक्वेट टू 0 करेंगे आपको मिल जाएगा GIJ UI VJ इज इक्वल टू 0। तो दीज आर द कंडीशन फॉर द टू वेक्टर्स टू बी ऑर्थोगोनल। किन्हीं भी दो वेक्टर्स के लिए ऑर्थोगोनल होने की ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, लिखिए टू कंट्रावेरिएंट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर में बोल रहे हैं, टू contravariant vector whose component are UI and VJ, ये लिखा है UI and VJ are said to be orthogonal, in Riemannian space Vn,
n ऊपर होगा। इन रिमानियन स्पेस Vn इफ, नीचे से बस ये एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा और यहाँ लिख लीजिएगा सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा, सॉरी सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हो गया भाई, नीचे से लिखिए सिमिलरली द टू कोवेरिएंट वेक्टर, सिमिलरली द टू कोवेरिएंट वेक्टर whose component are vi and ui and vj, whose component are ui, I नीचे, and vj, ui and vj is said to be orthogonal, is said to be orthogonal in a Riemannian space, is said to be orthogonal in a Riemannian space if ये रिलेशन बस ये वाला हो गया। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए एसोसिएट वेक्टर, एसोसिएट वेक्टर्स और एसोसिएट्स। अरे केवल अलजेब्रा में नहीं होता है, हर जगह होता है। एसोसिएट वेक्टर्स और एसोसिएट्स, उल्टा, व्युत्क्रम, इनवर्स। कुछ याद आ रहा हो, बहुत भूली बिसरी बातें याद दिलाएंगे। जी आई जे का जो इनवर्स होता था उसको जी आई जे से लिखते थे। क्या अंतर हुआ दोनों में? एक नीचे है तो उसका इन्वर्स कहाँ जाएगा? ऊपर, ठीक। और तो और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स की बात करते थे तो कहते थे 2 का इन्वर्स 1/2, है ना। यहाँ देखिए कहते हैं अगर कोई कंट्रावेरिएंट वेक्टर है या कोई कोवेरिएंट वेक्टर है तो उसका एसोसिएट कैसे निकालते हैं। अगर एसोसिएट की बात करें तो अभी हमने कहा एसोसिएट का मतलब होता है उल्टा, उल्टा का मतलब होता है इनवर्स। जी आई जे का उल्टा मतलब ऊपर इंडेक्स चला जाएगा, इसका इनवर्स मतलब ये नीचे इंडेक्स आ जाएगा। अगर हम इसका उल्टा निकालेंगे तो इंडेक्स कहाँ आ जाएगा? नीचे। अगर हम इसका उल्टा निकालेंगे तो इंडेक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे इक्वल टू केवल और केवल तब लगेगा जब दोनों तरफ इंडेक्स बराबर हो या सेम हो। तो बराबर करना है तो यहाँ जी आई जे लगा देंगे, बराबर करना है तो यहाँ जी आई जे लगा देंगे। जे से जे कट गया, ऊपर की तरफ आई, ऊपर की तरफ आई। जे से जे कट गया, नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आई। इस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं
और इस कंडीशन में भी ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं। दैट मीन्स दो वेक्टर एक दूसरे के एसोसिएट तब कहलाएंगे जब वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। दो वेक्टर एक दूसरे के एसोसिएट तब कहलाएंगे जब वो भी इस रिलेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें। एसोसिएट का मतलब बस होता है उल्टा, नीचे है इंडेक्स ऊपर चला गया, ऊपर है इंडेक्स नीचे आ गया। अब बस आपको सोचना कि कैसे दोनों तरफ इंडेक्स को बैलेंस करें। ठीक है, लिखिए लेट AI बी द कंपोनेंट ऑफ, हाँ AI ऊपर रहेगा, पहला वाला लिखवा रहे हैं। लेट AI बी द कंपोनेंट ऑफ कंट्रावेरिएंट वेक्टर, let AI be the component of contravariant vector, then we can define a covariant vector, a covariant vector such as ये नीचे वाला रिलेशन पहले लिखिए, पहले नीचे वाला रिलेशन लिखिएगा, such as नीचे वाला रिलेशन, हो गया। नीचे से लिखिए सिमिलरली if AJ नीचे की तरफ, सिमिलरली if AJ is the component of covariant vector, AJ is the component of covariant vector, then we can define a contravariant vector, such as ऊपर वाला लिखिए, हो गया। नीचे से लिखिए therefore the vector AI and AI, एक कंट्रावेरिएंट में और एक कोवेरिएंट में, AI and AI, देखिए यहाँ पे हमने कहा ये दोनों के एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं। क्या अंतर है, एक ऊपर है और एक नीचे। फिर कहा ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट कहलाते हैं। क्या अंतर है, एक ऊपर है और एक नीचे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, एसोसिएट कहलाएंगे। देन द वेक्टर AI and AI are called associates, हो गया भाई। क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रॉब्लम सेट का पहला क्वेश्चन लिखिए। इफ UI is equal to AI plus BI, if UI is equal to AI plus BI, UI is equal to AI plus BI, comma, where AI and BI
where AI and BI are two orthogonal unit vectors, are two orthogonal unit vectors, then show that the square of length of vector ui is 2. Then show that the square of length of vector ui is 2. लेंथ ऑफ वेक्टर आई ऊपर 2। ठीक है, देखिए क्या क्या चीज़ दिया गया है, पहले ध्यान से एकदम सुनिएगा क्वेश्चन को। एक रिलेशन तो आपको ये दिया गया है, इक्वेशन नंबर 1। फिर कह रहा है कि AI और BI दोनों ऑर्थोगोनल हैं। अगर AI और BI ऑर्थोगोनल होंगे तो आपको एक रिलेशन बताया गया था कि GIJ BJ इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है तो उस केस में ये क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, फिर कह रहा है सिंस AI और BI, सिंस AI एंड BI आर यूनिट वेक्टर्स, अगर ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा 1। तो AI का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मिलेगा GIJ AJ इज इक्वल टू 1, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मिलेगा GIJ BJ इज इक्वल टू 1। सब उन्हीं रिलेशंस को हमने यूज़ किया है। ये इक्वेशन नंबर 3। तो आपसे कहा है कि बस आपको इतना दिखाना होगा कि UI की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर 2 के बराबर होगा। UI हमारा कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, ठीक है। लेंथ इसकी जो आएगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दैट इज u, और इसका मान हमने लिखवाया था GIJ UJ अंडर रूट में, है ना। इसका स्क्वायर बोला है, स्क्वायर का मतलब u स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ UJ, कह रहा है ये 2 के बराबर आना चाहिए। अब मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये रिलेशन दिया गया है, कहा है ये दोनों ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल होने का मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, पीछे हमने लिखवाया है। फिर कहा है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर्स, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये यूनिट वेक्टर है तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कह रहा है UI की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, UI की लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 के बराबर होगा। हमको यही शो करना है, ठीक है। ये शो करने के लिए कैसे लेके चलेंगे, लेट इसको लेके चल रहे हैं हम, लेट U इज इक्वल टू GIJ UJ, ये हम जानते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा U स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ UJ। दिस इम्प्लाइज दैट U स्क्वायर इज इक्वल टू GIJ, UI का मान है AI प्लस BI, UJ का मान है AJ प्लस BJ फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, दिस इम्प्लाइज U स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इसका
इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा GIJ AIAJ, सीक्वेंस मत चेंज करिएगा, GIJ AIBJ प्लस अब BI का करेंगे तो GIJ BIAJ प्लस GIJ BIBJ, ठीक। GIJ AIAJ 1, GIJ BIBJ 1 मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट U स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1 प्लस GIJ AIBJ प्लस इसकी जगह भी लिख रहे हैं GIJ, आपको पता है ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, सेटिस्फाई AJ BI प्लस 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। दिस implies U square is equal to 1 plus 1 that is 2, GIJ AIBJ 0, GIJ AIBJ, ये भी AIBJ कह सकते हैं क्योंकि I और J दोनों का मान 1 से लेकर के n तक है, ये भी क्या होगा 0 फ्रॉम इक्वेशन 2। और तब जा करके हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज U स्क्वायर इज इक्वल टू 2, जो हमको सिद्ध करना था। ठीक है, लिखिए गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1, गिवन दैट इक्वेशन नंबर 1 नीचे से लिखिए since AI and BI are orthogonal vectors, since AI and BI are orthogonal vectors, since AI and BI are orthogonal vectors, then नीचे से इक्वेशन नंबर 2 लिखिए। देन नीचे से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़े, फिर नीचे से लिखिए सिंस AI एंड BI both are unit vectors, since AI and BI both are unit vectors, then इक्वेशन नंबर 3 लिखिए नीचे से। देन इक्वेशन नंबर 3 फिर नीचे से लिखिए हो गया। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू शो दैट the square of length of vector UI, the square of length of vector UI is 2। UI ऊपर सब कंट्रावेरिएंट है, is 2, that is ये लाइन, that is ये। नीचे से लिखिए नाउ
यहाँ से लिखना शुरू करिए, यहाँ से लिखिए, अंत तक उतारिए और बैठो, जो बैठ जाओ, जाओ। वो नहीं आएगी, जिसको ऊपर जाएगा। जो बैठना बैठ जाओ, 10 मिनट और चलेगा। अरे कल 2 बजे सोए हैं, आज 1 बजे से सो रहे हैं, अब उठे हैं। फ़ोन मिल गया ना, जन्नत मिल गई, बस शांति हो जाएगी एकदम। u² = 2 तक हो गया, पूरा उतार लीजिएगा। u² = 2 हो गया। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, लिखिए फॉर द मेट्रिक ds² = -dx1² -dx2² -dx3² प्लस c² dx4 का स्क्वायर। c² dx4 का स्क्वायर। then show that the vector having component having component 1, 0, 0, √2/c and √2, 0, 0, √3/c are unit vector whereas the vector having component -1, -1, 1, √3/c
-1, √3/c is a null vector, ये यूनिट वेक्टर्स दिखाने हैं जबकि ये नल वेक्टर दिखाना है। एक हम बताएंगे होमवर्क, फिर क्लास ओवर करेंगे। देखिए सबसे पहले से ये जो मैट्रिक दी गई है इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 बाय ds² इज इक्वल टू gij dxi dxj v गेट। अब की बार आप देखेंगे तो 4 इंडेक्स आए, 1 2 3 4, दैट मीन्स वी विल स्टडी इन 4 डायमेंशन, है ना। लेकिन एक चीज़ थोड़ा अब तक करते करते एक आइडिया आपको लग गया होगा कि 1² का मतलब ये g11 का कोफिशिएंट है, ये g22 का कोफिशिएंट है, ये g33 का कोफिशिएंट है, एंड दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ g44। इसके अलावा बाकी कोई टर्म नहीं है, मतलब ऑल आर इक्वल टू 0। ये अब अंदाजा आपको लग गया होगा। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करेंगे तो कहेंगे g11 की वैल्यू -1, g11 की वैल्यू -1, क्योंकि इसमें तो सब में प्लस आता है और यहाँ पे क्या है माइनस। ठीक ऐसे ही g22 की वैल्यू -1, g33 की वैल्यू -1 एंड g44 की वैल्यू c², सच दैट बाकी के सारे gij क्या हो जाएंगे 0, जहां i j के इक्वल नहीं है। ठीक है, मान ले रहे हैं ये कोई वेक्टर है जिसका कंपोनेंट आपको ये दे रखा है। मान ले रहे हैं लेट a be the vector whose component is ai is equal to 1 0 0 √2/c। मतलब a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 0, a3 की वैल्यू 0 √2/c, a4 की वैल्यू। तो आपसे कह रहा है शो करिए ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर होने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। टू शो ai is a unit vector, that is मैग्नीट्यूड मतलब a is equal to मैग्नीट्यूड मतलब √ gij ai aj is equal to 1। ये शो करना है आपको कि ये किसके बराबर आएगा 1 के बराबर आएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू, मान रखिए इसका सबसे पहले 1 1 रखेंगे तो आएगा g11 a1 का स्क्वायर, क्लियर है, प्लस g22 a2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस g33 a3 का स्क्वायर प्लस g44 a4 का स्क्वायर √ में। बाकी के सारे टर्म क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि g का मान क्या है 0, है ना। आपके समझ में आ रहा है। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू g11 का मान -1 इंटू a1 का मान 1 प्लस g22 का मान -1, a2 का मान 0 का स्क्वायर प्लस g33 का मान -1, a3 का /मान 0 का स्क्वायर प्लस g44 का मान c², a4 का स्क्वायर करेंगे तो √2/c का होल स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू, ये आएगा -1 0 प्लस 0 प्लस c² से c² कैंसिल, √2 का स्क्वायर दैट इज 2। कट पिट करके मेरे हिसाब से a की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये यूनिट वेक्टर होगा। इसको मान लीजिएगा b,
इसको मान लीजिएगा C, आज और नल वेक्टर मतलब इसकी ये वैल्यू कितनी आएगी, 0। कर लेंगे, लिखिए लिखिए लेट the metric ds is given as इक्वेशन नंबर 1 उतारिए। हो गया इक्वेशन 1 तक। यस मैम। नीचे से लिखिए कंपेयरिंग इक्वेशन 1, उतार लीजिए पूरा, मेरे ख्याल से अब तो ठीक है। यहाँ से उतारना शुरू करिए, ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये सब उतार लीजिए। दूसरे वाले को जब आप करेंगे तो B मान लीजिएगा, तीसरे वाले को करेंगे तो C मान लीजिएगा। अच्छा एक और बात, हमको ये कैसे पता कि ये कंट्रा वेरिएंट है? आपको हम बताएं ऑपोजिट का काम होगा। अगर GIJ पता होगा नीचे की तरफ तो ये कंट्रा वेरिएंट होगा, अगर GIJ पता होगा ऊपर की तरफ तो ये नीचे होगा। बिल्कुल उल्टा रिलेशन चल रहा है इन दोनों में, उल्टा रिलेशन। चूंकि ये हमको नीचे वाला पता था तो ये हमने ऊपर वाला मान लिया, और अगर ये ऊपर वाला पता होता तो ये हम कोवेरिएंट कंपोनेंट मानते। ये ध्यान रखिएगा। करिए रेसिप्रोकल। पहले डिटर्मिनेंट बनाएंगी, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, फिर उसका रेसिप्रोकल निकालेंगी। G11 को फैक्टर ऑफ G11 इन G अपॉन G। कौन दे दिया? तो छुट्टी लेके जा रहे 5 दिन की, क्या करेंगे? होमवर्क करिएगा, दिन भर खेलेंगे कूदेंगे थोड़ी ना। आज ही कंप्लीट कर लीजिएगा ताकि कल से खेले कूदें। कॉपी लेती जाइए घर, वहीं बैठ के करिएगा, कम से कम सामने रहेगी तो 2-4 बार पलटाएगी तो। यहाँ लिख लीजिएगा दैट इज टू शो AI इज अ यूनिट वेक्टर, दैट इज इतना इज इक्वल टू 1। यहाँ से लिखिएगा नाउ A इज इक्वल टू, ये सब राक्षस है एकदम। हो गया।
बाकी इसका बचा हुआ दोनों आपका होमवर्क, ठीक है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब दिवाली के बाद मुलाकात 17 तारीख को होगी, 17 तारीख को अपने समय से, ठीक है। समय 3 बजे का ही रखिएगा।